मोहम्मद यूनुस की सरकार जब आई थी उस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बड़ी विपरीत नजर आ रही हैं वो स्थितियां सुधरती नजर आएंगी, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई, या यूं कह सकते हैं कि बद से बदतर स्थिति हो गई है। निपुण जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से बांग्लादेश के संदर्भ में तमाम बातें कही गई हैं, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इन सबके बीच निपुण जी क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थितियां सुधरती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से यहां पर दमनकारी नीतियां मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, और जो बांग्लादेश के अंदर अराजक तत्व हैं जो लगातार लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं खुद यहां पर मोहम्मद यूनुस। हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, पहले तो मैं शोएब जी को कहूंगा बहुत धन्यवाद। बहुत स्पष्ट रूप से सही डाटा उन्होंने दिया है और बहुत स्पष्ट रूप से बातें उन्होंने बोली है। जी देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ अभिषेक जी, आपको भी और शोएब भाई ने कई बार मुझसे सुना भी होगा। मैं एक बात बोलता हूँ कि हम लोग जब एक पॉलिटिक्स को देखते हैं और पूरे वर्ल्ड में आप देखें कहीं भी, तो तीन टर्मिनोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं एक सरकार के आने के लिए, कि शक्ति, सत्ता और वैधता। कि पावर, ऑथोरिटी, और मतलब पावर के साथ आप सत्ता में आ तो सकते हैं, लेकिन उसको जो आपका मिलती है ऑथोरिटी कह लीजिए, उसको जो वैधता मिलती है, वो लिजिटिमेसी जो मिलती है वो किससे मिलती है? आपको संविधान से मिलती है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेसिंग से मिलती है। क्या मोहम्मद यूनुस एक डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से आए हुए व्यक्ति हैं? नहीं। हम एक बात को डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो मानवाधिकारों की रक्षा करेगी, वो रूल ऑफ लॉ की रक्षा करेगी, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगी। लेकिन जब शक्ति के माध्यम से आप ऑथोरिटी में आ गए और लीजिटिमेसी आपको नहीं है, तो आप तो जवाबदेही तक तय नहीं कर पा रहे हैं। आप मोहम्मद यूनुस से प्रश्न पूछने वाला कौन व्यक्ति होगा? वहां पे कोई प्रक्रिया नहीं होगी। आप देखिए, जहां संविधान होगा, डेमोक्रेसी होगी, वहां सेपरेशन ऑफ पावर होगा। जी भारत में आप आइए, अगर मोदी सरकार कोई भी स्टेप लेती है, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, तो जुडिशरी है ना भी कॉन्स्टिट्यूशन से, जो जुडिशरी क्वेश्चनेबल कर सकती है, क्वेश्चन उठा सकती है। वहां पर तो विपक्ष में नहीं है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट भी कार्यपालिका पर प्रश्न कर सकती है, लेकिन वहां पर पार्लियामेंट तक नहीं है। तो जहां पर आप एक शक्ति के माध्यम से, ताकत के माध्यम से आप ऑथोरिटी हासिल कर लिए, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी की बात करे, वो चुनाव की बात करे, वो ह्यूमन राइट्स की बात करे। और जिस सत्तावादी कह रहे थे कि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वो सत्तावादी थी, वो लोगों का दमन करती थी, आज उससे ज्यादा हो रहा है, तो आपको आपत्ति हो रही है। तो आपत्ति तो इसलिए हो रही है ना, आपको आपको समझ में बात नहीं आई कि आप उस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को चैलेंज कर सकते थे, चुनाव में शेख हसीना को हरा सकते थे। बस कुछ लोगों को पसंद शेख हसीना की गवर्नमेंट नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो सेकुलर फैब्रिक लेके चल रही थी, वो शोएब चौधरी जी जैसे लोगों को प्रमोट कर रही थी। तो आपको स्वीकार नहीं हुई वो सरकार। आपको चाहिए था वो रेडिकल, आपको चाहिए था पाकिस्तान जैसा पूरा पूरा अपना सिनेरियो चाहिए था। ये जमात इस्लामी की सोच है, ये सोच है आपके बीएनपी की क्या? लेकिन अवामी लीग को आप हटाकर आपको मिला क्या? आप हर तरह के पैरामीटर आप क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे जी हैं। आप देखिए, कई पैरामीटर में पाकिस्तान को हमने पीछे फेंक दिया था। आज आप सोचिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बांग्लादेश जाते हैं और वो कहते हैं बांग्लादेश के लोग कि सारी बातें कर लेंगे। एक बार ये कहते हैं 1971 में सॉरी, लेकिन पाकिस्तान बोला, लेकिन यही शेख हसीना थी। शेख हसीना ने कई मंच पर, मुझे खुद अच्छे से याद है, यूएनओ में जाके शेख हसीना कई बार बोला है कि ये पाकिस्तान बताएगा कि क्या होता है जेनोसाइड, ये पाकिस्तान बताएगा मानवाधिकार, आतंकवाद क्या होता है। पाकिस्तान ने 30 लाख लोगों को हमारे मारा है और कई लाख महिलाओं के साथ रेप किया है। तो वो जो महिला पाकिस्तान को आईना दिखाती थी, आप उस महिला को आपने हटाकर उनके साथ आप दोस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने आप पर अत्याचार किए हैं। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जब किसी सोसाइटी में इस प्रकार के तत्व हावी हो जाते हैं कि अपने शोषण करने वालों का, अपना दमन करने वालों का आप क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो दूसरे जेनोसाइड की आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो मैं तो ये जी कहूंगा कि जो बोल रहे हैं वो बातें जो है उन्हें समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक फैब्रिक। और आप सोचिए अवामी लीग के वो प्रतिबंध लगा दिया गया, जो सबसे बड़ी पार्टी वहां पर रही, जो सत्ता में जो साल तक आपकी रही, उसको आप कह रहे हो चुनाव नहीं लड़ सकती, फिर काहे का चुनाव करा रहे हो आप विकल्प तो खत्म कर दे रहे हैं। चुनाव का मतलब है विकल्प की उपस्थिति, और विकल्प नहीं है फिर काहे का चुनाव? फिर तो आप तय कर दो कि जैसा परवेज मुशर्रफ ने किया था पाकिस्तान के अंदर, चुनाव कराया और खुद को ही चुनवा लिया, जो जी चीन करता है। जी जो चीन करता है, चीन में भी ये स्थिति होती है।
चीन में दूसरी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी, एक पार्टी लड़ेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वही चुनाव लड़ेगी, उसी के प्रत्याशी खड़े होंगे। बिल्कुल लोगों को निपुण जी, और यही That is स्थिति जो है वो अब बांग्लादेश में होती नजर आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि बांग्लादेश में चुनाव होता नजर नहीं आ रहा। शोएब जी करूंगा मैं। शोएब जी, अब जिस तरीके से बात अगर चुनाव तक पहुंची है, चुनाव को लेकर बात की जाए थोड़ी सी, तो चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान तो किया गया, समय का ऐलान तो किया गया कि हम अगले साल फरवरी के आसपास चुनाव करवाएंगे, लेकिन शोएब जी जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी नजर आ रही हैं, क्या आपको लगता है कहीं से कहीं तक भी कि बांग्लादेश में चुनाव होते नजर आएंगे? एक तो ये बात। दूसरी ओर जो पार्टियां हैं विपक्षी, जो वहां पर दल हैं, वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें डर है कि जो चुनाव होंगे उन चुनावों में निष्पक्षता नहीं होगी और इन चुनावों में जो वोट के अधिकार हैं लोगों के छीन लिए जाएंगे। इस तरीके का कहना वहां पर चुनावी पार्टियों का भी है। शोएब जी। अभिषेक जी, देखिए, यूनुस की जो मंशा है, पहले मैंने कही थी कि उसके चुनाव की कोई मंशा है नहीं। दूसरी जो है, अगर चुनाव भी करना है तो यूनुस चाहते हैं कि अवामी लीग को बैन कर दी, जातीय पार्टी को बैन कर दो, सारे के सारे पार्टी को बैन करो, सिर्फ जमात इस्लामी और पाकिस्तानी कठपुतली और जिहादियों को रखो। इसके कारण, इसके वजह से चुनाव होगा नहीं। अभी पाकिस्तान को क्या मिला? 54 ईयर्स के बाद पाकिस्तान को मौका मिला फिर से बांग्लादेश में, ये यूनुस की तानाशाही के जरिए या बांग्लादेश में उसका इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश कर दी। अभी पाकिस्तान तो चाहते नहीं कि चुनाव हो जाए, कि पाकिस्तान जानते अगर चुनाव होगा तो ये जमाती और इसके जो संगी साथी हैं ये तो चुनाव में बहुत बुरी तरह हार जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान ISI अभी एक नई साजिश की शुरुआत कर दी कि बांग्लादेश में जो मॉब वायलेंस हो रहे थे, अभी ये मॉब वायलेंस को और भी इंटेंसिफाई कर दी। और मॉब वायलेंस को रोकने के लिए कि हमारे जो आर्मी है सड़कों में अभी मैजिस्ट्रेसी पावर लेके, तो आर्मी जब मॉब वायलेंस रोकने की कोशिश करते हैं, इस महीने की, पिछले महीने की 31 तारीख भी की, अभी वही पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तानी जो ग्रुप से ये कह रहा है कि आर्मी ह्यूमन राइट्स वायोलेट कर रहा है। और बांग्लादेश के आर्मी के खिलाफ, आर्मी जनरल वकरुज़्ज़मान साहब के खिलाफ सोशल मीडिया में एकदम बहुत ही इनडिसेंट कैंपेन चल रहा है। अभी यूनुस ने बांग्लादेश आर्मी और DGFI, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस, इसके खिलाफ जंग की ऐलान कर दी। और इस हफ्ते DGFI के पूरे फॉर्मर DGs और डायरेक्टर्स के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की मुकदमा यह दायर कर रहा है यूनुस। और ये जो मैंने कहा कि मॉब वायलेंस बंद करने की कोशिश की आर्मी, और इसकी वजह से आर्मी को एक्यूज करके 17 से 20 आर्मी ऑफिसर और जवानों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल हो जाएगा इस हफ्ते। तो यूनुस चाहते हैं कि आर्मी के साथ कॉन्फ्रंटेशन करके बांग्लादेश में एक टोटल एनर्की मचा के बांग्लादेश को ये सिविल वॉर की तरह ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सिविल वॉर के शुरुआत अगर कर सकते यूनुस, तो वो ये तख्ता पे रह सकता है कि ही इज इलीगल। और यूनुस चाहते ही नहीं है कोई इलेक्शन। और अभी दूसरी तरफ यूनुस जानते हैं कि वो सचमुच से चुनाव के लिए कोई कोशिश करेगा तो उसके आजू बाजू में जितने पाकिस्तानी आए थे एलिमेंट्स और जंगी और जिहादी है, ये सब मिलकर उस खुद को ही मार डालेगा। तो यूनुस अभी फंस गए एक रैट ट्रैप में, जो इसमें फंस गई। अभी इसके एक ही रास्ता है इसके लिए कि बांग्लादेश को एनर्की में और ज्यादा एनर्की करके बांग्लादेश में एक सिविल वॉर की शुरुआत करे और बांग्लादेश को इस पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट तैयार करे।